दुल्हन का सारा परिवार आ पहुंचा है दूल्हे के द्वार। पर दूल्हे को तो है अपनी दुल्हन का इंतजार। देखते हैं कहानी के इस भाग में कैसे होता है इनका सत्कार। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 34वां भाग वृंदा के साथ। डियर लिसनर्स, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज पाखी से मिलने की खातिर प्रशांत और सभी घर वालों को मसूरी आमंत्रित करता है, पर रम्या चाची और मीनाक्षी एंड मौके पर पाखी के शादी से पहले मसूरी जाने पर पुराने रिवाजों का वास्ता देती हैं और अपशगुन की बात कहे अम्मा को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं। प्रशांत फैसला पाखी पर छोड़ता है और पाखी भी मान जाती है मसूरी न जाने के लिए। अब आगे। कार आकर पोर्च में रुकी। एक एक कर सभी कार से उतर चुके थे, मगर पाखी का कहीं पता न था। राधा काकी, शंकर काका और तमाम नौकर चाकर अपनी होने वाली मालकिन के स्वागत में टकटकी बांधे कार की तरफ देख रहे थे। सूरज प्रशांत के पास आकर बोला, वेलकम भैया। दोनों गले मिले। पंकज आकर जीजू से हैंडशेक कर रहा था और मुन्नू को भी करवा रहा था। फूफा जी हैं तेरे, मीनाक्षी ने पास आकर कहा। सूरज ने उन्हें नमस्ते कहा, फिर अम्मा बाबूजी के पैर छूने बढ़ा। उसकी आंखें अभी भी कार की तरफ लगी हुई थीं। पंकज बड़ों से ज्यादा अक्लमंद निकला। जीजा जी, ताक झांक करने का कोई फायदा नहीं, दीदी नहीं आई हैं, उसने छेड़ते हुए कहा। सूरज के तो जैसे प्राण ही सूख गए, वह खुद को रोक ना सका। लेकिन क्यों? अम्मा ने सफाई दी। वो बेटा, हमारे यहाँ लड़की ब्याह से पहले ससुराल की दहलीज पर पैर नहीं धरती, फिर कुमाऊ का तो यही चलन है। राधा काकी भी उनकी बात सुनकर बोली, बात तो ठीक ही कहत हो समधन जी। समधन का संबोधन सुन अम्मा प्रसन्न हो राधा काकी से गले मिली। मीनाक्षी ने बेमन से ही सही मगर उनके पैर छुए। सभी का जोर शोर से स्वागत हुआ। सभी को तिलक किया गया और मालाएं पहनाई गईं। मुन्नू के लिए भी छोटी सी माला थी, जिसे पहन वह चहकने लगा। मीनाक्षी इतना ठाट बाट और राजसी स्वागत देख दंग रह गई। उसकी आशा से कहीं अधिक था सब। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख भरे दिन आयो रे का पाठ मन में दोहराती वह सब कुछ देखती चल रही थी। इधर वैशाली और पाखी अब तक सूरज को 10 बार फोन कर चुकी थी, पर फोन उसके पास होता तब बात होती। सूरज तो अतिथियों के साथ व्यस्त था और उसका फोन कमरे में बजे जा रहा था। सूरज सभी के सामने खुद को सामान्य दिखा रहा था, पर उसका मन पाखी की ओर ही था। उसका यहाँ पर ना आना उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। सब हॉल में बैठे हुए थे। भव्य कलाकृतियों से सजा, आधुनिक सामानों से लैस वह कक्ष अत्यंत वैभवशाली लग रहा था। थोड़ी देर वहां बैठ सूरज सब हालचाल लेता रहा और इतनी देर में उसे हरिया पंडित की भविष्यवाणी भी मालूम हो गई। उसने मन ही मन पंडित जी को थैंक्स कहा। राधा काकी सब तैयारी करवा डाइनिंग तक सबको लिवा लाई। एक एक कर फ्रेंच कटलरी में नाश्ता परोसा जा रहा था। मंगलू और शंकर काका अपने हाथों से एक एक व्यंजन परोस रहे थे और राधा काकी सभी को खाने का आग्रह कर रही थी। तभी बाबूजी को याद हो आया, प्रशांत बेटा,
वो कार में कुछ शगुन के फल, मिठाई वगैरह हैं। प्रशांत जाने को हुआ। बैठिए भैया, मैं मंगवाता हूँ। सूरज ने उसका हाथ पकड़ अपने पास वाली कुर्सी पर उन्हें वापस बिठा लिया। मंगलू सब सुन बाहर की तरफ गया और रघु को सामान लाने का आदेश देकर वापस लौटा। रघु सब सामान लेकर आया। सब नाश्ता करने लगे और तारीफ भी। राधा काकी को तसल्ली हुई। सूरज और प्रशांत शादी के विषय में बातें कर रहे थे। शादी मसूरी में हो तो कैसा रहेगा भैया? उसने पूछा। प्रशांत सोच विचार में लगा हुआ था। पंकज को इन सब बातों और नाश्ते में बड़ा आनंद आ रहा था। मज़ा आ जाएगा फिर तो, उसने मुन्नू को टोमेटो सॉस चटाया। मीनाक्षी भी खुशी खुशी बोली, ठीक ही तो कह रहे हैं जमाई बाबू। बाबूजी कभी भी तुरंत निर्णय के पक्ष में नहीं रहते थे और अम्मा भी इसी आदत को अपना चुकी थी। इतने दिनों में सूरज यह तो भली भांति जान गया था कि प्रशांत की बिना मर्जी बाबूजी से कुछ भी मनवाना टेढ़ी खीर है। सूरज फिर बोला, क्यों भैया, ठीक है ना? प्रशांत बोला, हमारा घर आंगन छोटा है, मगर हम सब भाई बहन वहीं खेल कूद कर बड़े हुए हैं। उस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं। मेरी गुड़िया विदा होगी तो उसी घर आंगन से। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी भैया, मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाया, लेकिन मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। राधा काकी सूरज का समर्थन करते हुए बोली, हाँ हाँ बबुआ, बारात तोहार द्वार पे ही जाएगी। शंकर काका भी बातचीत के मूड में आ गए। हम भी बुढ़ापे में 2-4 ठुमका लगा ही लेंगे। मंगलू ने धीरे से कहा, राम भली करे, बाऊजी तो सठिया गए हैं। सब हंस पड़े। नाश्ते का कार्यक्रम सुरुचिपूर्ण ढंग से निमट गया। सूरज अपने कमरे में गया और फोन देखने लगा। कई मिस्ड कॉल्स देखकर उसने पाखी को कॉल किया। उसे पाखी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पाखी ने भी डरते हुए हेलो कहा। एक बार बता भी नहीं सकती थी तुम कि नहीं आ रही हो सबके साथ? और तो और एक बार भी जिद नहीं की अपने भैया से यहाँ आने के लिए। वैसे तो बड़ी लाडली हो उनकी, और तुम्हारी तो हर एक बात मानते हैं वो। सूरज उसे ताना दे रहा था। ये पहली बार था कि सूरज इस तरह उससे बात कर रहा था। पाखी से कुछ भी कहा नहीं जा रहा था। चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? मेरा दिल तोड़कर क्या मिला तुम्हें? सूरज रो देगा ऐसा लग रहा था। पाखी की रुलाई छूट पड़ी। उसे रोते देख वैशाली ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा, शादी हुई नहीं है और अभी से रुला रहे हैं उसे जीजू। क्या बात है, आप तो हीरो के बदले विलन निकले। सूरज हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, आप वैशाली ना? जी कुंवर जी, हम आपकी होने वाली महारानी की सखी बोल रही हैं, उसने फिल्मी अंदाज में कहा। पाखी रोते रोते हंसने लगी। सूरज भी मुस्कुराया। तो अपनी सखी से पूछकर बताइए कि उन्होंने यहाँ आने का कष्ट क्यों नहीं किया। वो इसलिए जमाई राजा कि कैकई और मंथरा ने आपकी सीता जी को बगैर राम जी के वनवास यानी मेरे घर भेज दिया और खुद राम जी के पास हलवा पूरी खाने पहुंच गए। सूरज का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। अब सीता जी को राम जी से मिलवाने हनुमान जी तो आपकी इस रामायण में तो होंगे ही ना? उसने वैशाली से पूछा।
कलयुग में हनुमान जी स्वयं नहीं आते बच्चा, अपने भक्तों को भेजते हैं। व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। हम प्रण करते हैं, जब तक आपको आपकी मंगेतर से नहीं मिलवाएंगे तब तक हम अपने वाले मंगेतर से बात नहीं करेंगे। वैशाली ने फोन रख दिया और पाखी के साथ मिलकर सूरज और उसकी मुलाकात की योजना बनाने लगी। सूरज बाहर आया और प्रशांत, बाबूजी और पंकज को कोठी दिखाने लगा। राधा काकी दोनों महिलाओं को लेकर मंदिर और रसोई वगैरह दिखाने लगी। एक एक जगह का विवरण देती काकी उन लोगों को सूरज के दादा दादी के बारे में भी बता रही थी। बबुआ की दादी माँ इसी कोठी में बहू बनकर आई रही और उनकी बहू भी अब सूरज बबुआ की दुल्हन भी यहीं आवेगी। उन्होंने खुश होकर कहा। अम्मा तो अपनी लाडो का इतना संपन्न ससुराल देख ईश्वर को बार बार प्रणाम कर रही थी। समूचा बंगला घूम घाम वो सब होटल के लिए निकले। एक कार में सूरज बाबूजी, प्रशांत और दोनों बच्चों को लेकर चला तो दूसरी में राधा काकी मंगलू के साथ दोनों सास बहू को लेकर चली। ड्राइवर ने होटल के पोर्च में कार रोकी। सूरज पहले ही अंदर जा चुका था। इतने बड़े 5 स्टार होटल को देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। होटल स्टाफ ने मिलकर उनका भव्य स्वागत किया। प्रभात और रोजी भी पाखी को उनके साथ न देख निराश हुए, लेकिन 3 वीक्स के बाद की वेडिंग डेट सुन खुश हो गए। ओह नो मैन, तुम्हारा पार्टी लेने का प्रोग्राम तो पोपट हो गया। फ्रांसिस ने प्रभात को छेड़ा। वो पोपट नहीं, चौपट होता है पुलिस, प्रभात ने सुधारा। फ्रांसिस हंसने लगा। वो पुलिस नहीं, फुलिश होता है। फुलिश? रोजी अंग्रेजी और हिंदी के इस अर्थ अनर्थ को सुन मुस्कुराने लगी। उसे इन सब में सबसे ज्यादा मजा आ रहा था। सूरज ने प्रभात को बुलाया और नए विंग की तरफ चलने को कहा। सब होटल के नए बन रहे विंग में पहुंचे। फर्श का काम चल रहा था। सूरज ने किसी को भी सरप्राइज वाली बात नहीं बताई। प्रशांत को वह होटल के कारपेट की सप्लाई का काम सौंपना चाहता था। उसने प्रभात को बुलाकर प्रशांत से उसका परिचय करवाया। ये हमारे होटल के अगले होने वाले मैनेजर प्रभात हैं और यही हमारे होटल के मार्केटिंग इंचार्ज हैं। नए विंग में जो भी कारपेट लगने हैं उनकी डिलीवरी आपके यहाँ से होगी, सूरज ने प्रशांत से कहा। प्रभात ने अपने मैनेजर होने का सुना तो वह हक्का बक्का रह गया, लेकिन वहाँ कोई और भी था जो उनके ठीक पीछे कहीं आड़ में खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। सब सुनने के बाद वह रहस्यमयी आदमी मैनेजर भानु के कैबिन में आया, जहां भानु अपने भाई रवि के साथ बैठा हुआ था। अब ये कौन है जो भानु और रवि का खबरी है? ये 3 तिगड़ी कौन सा नया षड्यंत्र रच रही है सूरज के होटल में, वो भी उसके नाक के नीचे? प्रभात क्या कर पाएगा इस तिगड़ी का पर्दाफाश? जानेंगे अगले भाग में। तब तक यदि कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।